Hello learners, welcome back to this new video, that is investment function part 2, propensity to invest, determinants of investment and factors affecting investment. तो व्हाट आर द डिफरेंट, इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने इन्वेस्टमेंट उसका मीनिंग किया था और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स किए थे, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट किया था हमने और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम इस वीडियो में करते हैं व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट क्या है। तो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट क्या है कि जो भी, जैसे अब हमें पता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम से रिलेटेड है, तो इनकम और इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशनशिप है दैट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोपेंसिटी टू एक्सप्लेन इन्वेस्ट। तो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इट इज द रेशियो बिटवीन एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट इनकम। तो जो इन्वेस्टमेंट और इनकम का रिलेशनशिप है उसकी जो रेशियो है दैट इज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। तो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इनकम। इसके डिफरेंट टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, जिसे हम बोलते हैं एपीआई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। सो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इनकम और टोटल इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट हमारे पास है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में टोटल इनकम अगर 20 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है, तो जो उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू इनकम होगी वो 5/20 इज इक्वल टू 0.25 होगी। तो वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट है। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। इट इज कैलकुलेटेड एज द चेंज इन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ द इनकम फंक्शन। तो इट मीन्स जितना आय में परिवर्तन होने के कारण इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस होते हैं दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, और इसे हम इन्वेस्टमेंट लाइन का स्लोप भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट क्या है, जो भी हम निवेश करते हैं निवेश की प्रोपेंसिटी क्या है। तो वो टू पार्ट्स हमने किया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, कि निवेश करने की प्रेरणा क्या है। मतलब कि जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो किससे इंड्यूस होता है, उसे जो निवेश करने की प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है। तो हम सबसे पहले करते हैं कि मोटिवेशन टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, कि किसी भी चीज़ में निवेश करना उसकी मोटिवेशन वो हमारा इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट है, निवेश करने की प्रेरणा है। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट का मतलब क्या है, वेदर द एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर मोटिवेट टू मेक इन्वेस्टमेंट और नोट, कि वो मोटिवेट होता है नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए या नहीं। टू अर्न प्रॉफिट एंड इन्वेस्टर ईदर इन्वेस्ट हिज ओन सेविंग्स एंड बोरो फंड टू मेक इन्वेस्टमेंट। जब भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है तो या तो हम अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम फंड्स को बोरो करते हैं। तो कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपनी सेविंग्स यूज करता है, ही जस्ट बियर द रिस्क, तो उसको अपने रिस्क बियर करना होगा और इंटरेस्ट को फोरगो करना पड़ेगा, एंड फोरगो द इंटरेस्ट दैट ही कुड अर्न फ्रॉम दैट सेविंग, तो उसे वो इंटरेस्ट को फोरगो करना पड़ेगा। और अगर वो कैपिटल कहीं से बोरो करके इन्वेस्टमेंट करता है तो ही हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ही विल इन्वेस्ट ओनली, तो इसलिए वो तभी इन्वेस्ट करेगा व्हेन एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो उसकी एक्सपेक्टेड इनकम है, जो उसको इनकम मिलने वाली है उस इन्वेस्टमेंट से, वो ज़्यादा होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और इसी एक्सपेक्टेड इनकम को हम बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एंड दिस एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। So, inducement to invest depends on the difference between marginal efficiency of capital and rate of interest. तो इस पीपीटी में हमने ये किया कि किसी भी, जब भी कोई निवेश करता है, निवेश प्रेरणा उसको कहाँ से मिलती है, कि या तो वो अपनी पूंजी को निवेश करेगा या फिर वो बाहर से बोरो करेगा। तो अगर वो अपनी पूंजी को निवेश करता है तो उसको उस पूंजी से मिलने वाला जो इंटरेस्ट है उसको फोरगो करना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा। और अगर वो बाहर से बोरो करता है तो उसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट और उससे होने वाली जो इनकम है उनका डिफरेंस देखा जाएगा, कि अगर उसकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है उससे जो एक्सपेक्टेड इनकम है अगर वो ज़्यादा होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तभी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो इसे हम एक
डायग्राम से भी देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दो डिटर्मिनेंट्स हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं पूंजी की सीमांत कुशलता, और रेट ऑफ रिटर्न। जो पूंजी की सीमांत कुशलता है वो दो तरह से होती है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड जिसे हम बोलते हैं प्रत्याशित आय, एंड सप्लाई प्राइस जो कि है पूर्ति कीमत। तो ये दो चीजें हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर हम जर्नल भी देखें कि अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है या नया इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ भी कोई शॉप खोलता है, तो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि उससे मिलने वाली जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें कितनी है, कि हमें कितनी आय होने की संभावना है। और अगर हमें वो ब्याज पर हम लेते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसका जो डिफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो दो फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है? इट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी बाय द यूज ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कैपिटल। जो भी हम एक एक्स्ट्रा नया निवेश करते हैं, उसकी एक और इकाई का प्रयोग करने से जितने लाभ मिलने की संभावना होती है, उसे हम पूंजी की सीमांत कुशलता या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो एक बार दोबारा से बताती हूँ, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है कि जब भी हम नया निवेश करते हैं तो उसके वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट इन्वेस्ट करने से, निवेश करने से, प्रयोग करने से जितने लाभ मिलने की संभावना होती है, दैट इज नोन एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और जितनी एमईसी ज़्यादा होगी निवेश भी अधिक होगा, और एमईसी कम होगी तो निवेश कम होगा। तो ये टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड जिसे हम बोलते हैं प्रत्याशित आय, और सेकंड है सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस है पूर्ति कीमत। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड नाम से क्लियर है कि आगे फर्दर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कितना है। तो जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड होता है उसका मतलब उस एक्सपेक्टेड इनकम से है जो किसी मशीनरी, जो भी हमने पूंजी लगाई है, जहां भी निवेश किया है, उसका प्रयोग करने से कुल जितने भी समय वो चलेगी, जो भी जैसे मशीन है, कैपिटल गुड लाइक मशीन, कितनी इनकम उससे फुल लाइफ टाइम में होने की आशा है। तो व्हाट डज इट मीन? प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ कैपिटल गुड लाइक मशीन मीन्स दैट नेट इनकम, जो भी नेट इनकम प्रत्याशित आए हमें उस पूंजी से, उस कैपिटल गुड मशीन है उससे मिलने की फुल लाइफ टाइम में जो उम्मीद होती है, दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो वो है प्रत्याशित आय। तो प्रत्याशित आय अगर अधिक होगी, अगर अगर हमारी एक्सपेक्टेड इनकम ज़्यादा होगी तो एमईसी भी अधिक होगी, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी अधिक होगी। और अगर प्रोस्पेक्टिव यील्ड हमारी कम है, जो हमें एक्सपेक्टेड इनकम होने की कम आशा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी हम कम करेंगे या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी हमारी कम होगी। और अब सप्लाई प्राइस क्या है, पूर्ति कीमत क्या है? पूर्ति कीमत का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ अ मशीन, कि एक मशीन की क्या कॉस्ट है, या उसी तरह की नई मशीन लगाने के लिए हमें कितनी कैपिटल, कितनी पूंजी और चाहिए होगी। इसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। इट इज द कॉस्ट ऑफ ब्रांड न्यू मशीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ दैट मशीन। आई रिपीट, सप्लाई प्राइस क्या है कि उसी तरह की जो भी हमारी मशीन है उसकी प्रतिस्थापन लागत, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। इसका मतलब है कि उसी तरह की नई मशीन लगाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लगानी पड़ती है, दैट इज नोन एज सप्लाई प्राइस। अब जो एमईसी है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस। तो एमईसी कैन बी डिटरमिन्ड बाय डिडक्टिंग सप्लाई प्राइस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव यील्ड। जो हमारी प्रोस्पेक्टिव यील्ड है उसमें से सप्लाई प्राइस लेस करने के बाद आता है। और हमें पता है सप्लाई प्राइस रिमेन फिक्स्ड एट एनी गिवन टाइम। जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये सप्लाई प्राइस है, वो फिक्स रहती है। सो जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय प्रोस्पेक्टिव यील्ड विच इज अनसर्टेन। तो इसका मतलब वो किससे ज़्यादा इफेक्ट होगी? प्रोस्पेक्टिव यील्ड से। तो इस पीपीटी में हमने किया कि व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत कुशलता क्या है। नेक्स्ट में हम करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो हम कर रहे थे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, वो दो फैक्टर्स पर निर्भर करती है। तो वो फर्स्ट है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल,
जिसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हमने किए, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। और अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट सेकंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ब्याज जो हमें देना पड़ता है अगर हम बाहर से मनी बोरो करते हैं टू इन्वेस्ट, इंटरेस्ट विल हैव टू बी पेड ऑन इट। बट इफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट हिज मनी, अगर वो अपनी मनी इन्वेस्ट करता है तो उसको जो इंटरेस्ट मिलना था वो उसे छोड़ना पड़ता है, भूलना पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट है वो कॉस्ट ऑफ मनी इन्वेस्टेड। अब केन्स कहते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे डिटरमिन होता है, सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी। लेकिन शॉर्ट पीरियड में सप्लाई ऑफ मनी फिक्स रहती है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिमांड फॉर मनी पर डिपेंड करता है। ये केन्स की एक अलग थ्योरी है जो हम इसकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में हम करते हैं, वो डिफरेंट है, लेकिन जस्ट आप अपने क्वेश्चन में इतना मेंशन कर सकते हैं। Every investor and entrepreneur at the time of making any new investment compare the MEC with rate of interest। तो कोई भी जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कंपेयर करता है। सो इफ MEC इज ग्रेटर देन आर, मोर इन्वेस्टमेंट विल बी मेड। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, इट मीन्स हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, जो हमें मार्जिनल नया निवेश करने से लाभ अधिक मिलने की संभावना है, जो MEC हमने किया था, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर MEC इज लेस देन आर है तो नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, तो नया निवेश नहीं किया जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है, वो न्यूट्रल रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट कर भी सकता है और नहीं भी। तो ये हमारे पास था फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट हम करते हैं, अच्छा इसको हम एक डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, फैक्टर्स इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट है। देखो OY एक्सिस पर हमने MEC और इंटरेस्ट रेट शो किया है और OX एक्सिस पर हमने लिखा है इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज ये फिक्स है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और MEC है हमारे पास ये MEC, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक बार बैंक ने डिसाइड कर दिया कि 5%, 6%, 7% होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग वो सेम रहेगा। और जो MEC है वो कांस्टेंट, MEC आपकी डाउनवर्ड स्लॉपिंग है। तो एक पॉइंट पर आकर दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पर अब अगर फर्स्ट पोर्शन है तो हमारे पास क्या है, अगर MEC ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो MEC ज़्यादा है तो निवेश किया जाएगा और निवेश किया जाएगा और निवेश किया जाएगा। और अगर MEC कम है, देखो यहाँ पर MEC हमारी कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो नया निवेश नहीं किया जाएगा, तो हमारी जो टेंडेंसी है वो पीछे जाने की होगी। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन MEC एंड आर। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन, कि अगर कोई नई टेक्निक होती है, कोई नया इनोवेशन आविष्कार होता है, तब क्या होगा कि नया निवेश किया जाएगा। डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर कोई नया डिस्कवर होता है नेचुरल रिसोर्सेज तो वहाँ पर और नेचुरल रिसोर्सेज खोजने के लिए, देखने के लिए नया निवेश किया जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर सरकार की नीतियाँ इस तरह की हैं कि वो निवेश प्रेरणा को प्रभावित करती हैं, नीतियाँ कौन सी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, तो उससे भी नया निवेश हो सकता है। तो अगर सरकार की नीति निवेश को बढ़ावा देने के लिए है तो जिस तरह से अगर सरकार कर में कोई छूट देती है, किसी भी तरह की कोई नई पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं तो उससे क्या होगा, नया निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड अगर विदेशी जो व्यापार है उसकी जो नीति है वो सरकार की इस तरह से आती है कि भी बाजार का विस्तार होता है, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इस तरह की है कि मांग बढ़ती है तो निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर अर्थव्यवस्था का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो निवेश प्रेरणा को प्रभावित करता है, अगर वहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, शांतिपूर्ण है, पीसफुल है, तो नया निवेश किया जाएगा। और अगर सरकार में अस्थिरता है, इट मीन्स चेंज होने की टेंडेंसी है, तो निवेश करने में जो नया निवेश है वो अधिक नहीं किया जाएगा। एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर के प्रति एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, फ्यूचर के प्रति एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं कि अगर फ्यूचर के प्रति एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हैं कि अगर हम निवेश करेंगे तो उससे हमें आय होने की अधिक संभावना है,
तो नया निवेश अधिक किया जाएगा, अदरवाइज निवेश कम किया जाएगा। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो जनसंख्या में वृद्धि है वो भी किसी देश के निवेश को प्रभावित करती है। तो अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि होती है, और मांग में वृद्धि होने के कारण नई वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है और उससे भी नया निवेश किया जाएगा। प्राइस लेवल, कीमत भी, जो कीमत का स्तर है वो भी नए निवेश को प्रभावित करता है। अगर प्राइसेस बढ़ने की टेंडेंसी है तो नया निवेश किया जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट अधिक मिलते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, वित्त की उपलब्धता कैसी है। अगर निवेश के लिए उसके पास पर्याप्त साधन है, इजीली फाइनेंस अवेलेबल है, और तो फिर नया निवेश अधिक करने की प्रेरणा होती है और वो ज़्यादा निवेश किया जाएगा। लेबर मार्केट की कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ऑफ लेबर मार्केट, इसका मतलब है कि अगर लेबर इजीली अवेलेबल है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबर मिल जाती है, तब भी वहाँ पर नया निवेश किया जाएगा। और अगर कहीं पर लेबर मार्केट में कंडीशंस अच्छी नहीं है, बहुत महंगी लेबर है, वहाँ पर लेबर की यूनियंस है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हड़ताल, इस तरह के कुछ काम होते हैं, तो तब भी नया निवेश करने में थोड़ी दिक्कत आती है, नया निवेश नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास कैपिटल गुड्स है, मशीनरी है, प्लांट है, जो भी पूंजीगत वस्तुएं हैं, अगर उनका स्टॉक बिल्कुल प्रॉपर है तो नया निवेश नहीं किया जाएगा, और अगर उनका स्टॉक कम है तब नया निवेश किया जाएगा। कि जो पूंजी का वर्तमान भंडार है वो देखा जाता है कि पहले से ही अगर अधिक है तो नया निवेश करने का जो उत्साह है वो कम हो जाएगा। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा है या कम है, कि अगर वो बढ़ रही है तो नया निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के डिफरेंट मेजर्स, कि अगर हम नए जो निजी निवेश है उसको प्रोत्साहित करने वाले उपाय क्या हैं, कि वो किस तरह से बढ़ सकता है। तो रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सरकार क्या कर सकती है, निवेश को बढ़ाने के लिए चीप मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर सकती है। चीप मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन अधिक किया जाएगा, तो इस तरह से ब्याज की दर को कम करके निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है। रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस में कमी करके भी निवेश को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब भी टैक्स लगेंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम कर होने से वो अधिक निवेश करेंगे। पॉलिसी ऑफ वेज कट, जो भी वेजेस की पॉलिसीज हैं अगर वो कम हो रही हैं, तब भी अगर वेजेस कम होती हैं तब भी नया निवेश किया जाएगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर सरकार इस तरह से खर्चा करती है कि सड़कों पर अच्छे पुल बनाने में, जो भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं अगर वो अच्छी देती हैं, तब भी नया निवेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी। अबोलिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं, एकाधिकारी प्रवृत्ति है, अगर सरकार उसके ऊपर कंट्रोल करती है या उसको हटा देती है, तब भी नया निवेश, क्योंकि अगर एकाधिकार रहता है तो वहाँ पर नए निवेश की संभावना कम होती है, नए इन्वेस्टर वहाँ पर कम आते हैं। प्रमोशन ऑफ रिसर्च, सरकार रिसर्च एक्टिविटीज़ को अगर प्रमोट करती है, उसके लिए कुछ वो प्रोवाइड कराती है, नई नई प्रमोशन को प्रमोट करने के लिए कुछ साधन प्रोवाइड करती है, तब भी नया निवेश किया जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग वो क्या होता है कि कई बार सरकार को निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कि कुछ ऐसी एक्टिविटी खुद भी निवेश करना पड़ता है, क्योंकि कई बार मंदी की अवस्था में नया निवेश नहीं होता, तो सरकार पहले निवेश करे और उस निवेश को देखते हुए निजी लोग भी निवेश करते हैं। एंड नेक्स्ट है मेथड्स टू रेज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार सार्वजनिक निवेश को कैसे बढ़ाए, तो सरकार टैक्सेशन से, लोन से, डेफिसिट फाइनेंसिंग। लेकिन जो टैक्सेशन है वो एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता, क्योंकि अगर टैक्स लगाते हैं तो उससे जनता नाराज हो जाएगी। तो कहते हैं कि नो डाउट कि सरकार टैक्स बढ़ाकर नया निवेश कर सकती है, लेकिन उसका इस तरह से टैक्स लगाने चाहिए कि जिससे कि जनता पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। लोन्स, सरकार लोन ले सकती है, जनता से लोन ले सकती है और बैंकों से भी लोन ले सकती है, उस तरह से भी नया निवेश किया जा सकता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था, इसमें सरकार बजट के घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छापकर बजट के घाटे को पूरा करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट investment. So thank you for watching this video.